and welcome to our first video on IIT Speaks. Today our guest is Mihir Kumar, जिन्होंने कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों को फोड़ा है और ये तथ्य को साबित किया है कि अगर दिल में हो विश्वास और मन में हो सच्ची आस्था, बाधाएं कितनी भी हो मिल ही जाता है। तो आज हम मिहिर से जानेंगे कि जेईई मेंस जनवरी 10, 2024 जो आ रहा है उसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे करें। तो मिहिर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि बच्चे जैसा कि हम जानते हैं कि जेईई मेंस जनवरी 10, 2024 आ रहा है, तो उसके लिए आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से वो पढ़े, किस तरह से क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो इस एग्जाम में सक्सेस हो पा सके। तो जैसे हमें पता है कि इस बार जेईई मेंस 26 को होने वाला है, तो बस आज से बस कितने दिन, 15 दिन या 15-20 दिन का बस बचा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक जो जो पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है उसको बस रिवाइज कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए और अब जितना हो सके अपने टाइम को मैक्सिमाइज कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, मोबाइल से ज़्यादा दूर रहिए और सुबह की आदत डाल लीजिए कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि जेईई मेंस का एग्ज़ाम 9 से 12 होता है और 3 से 5-6 होता है, तो हो सकता है आपका स्लॉट पहले स्लॉट में आ जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि सुबह की आदत डाल दीजिए, क्योंकि हमेशा बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो लेट नाइट का पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम के दिन जल्दी सुबह नहीं उठ पाते। तो इसलिए मैं लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाए, सुबह की आदत डाल दे, तो ये अच्छी लगेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जेईई में जनवरी 10, 15 से 20 डेज नजदीक है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारे इरिटेशन होंगे और पैनिक सिचुएशन भी बच्चों के अंदर है। तो बच्चे इस सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक लंबा सफर होता है और 2 साल की मेहनत या 3 साल की मेहनत आपकी एक दिन में टेस्ट की जाती है। तो बच्चे अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? देखो भाई, जेईई मेंस है तो घबराहट सबको होती है, किसको नहीं। जो साल भर अच्छे से पढ़ा है, 2 साल अच्छे से पढ़ा है या 3 साल अच्छे से पढ़ा है, उसको घबराहट होती है क्योंकि वो 2 साल या 3 साल अच्छे से पढ़ा है और उसका 2 साल या 3 साल का रिजल्ट उस एक दिन पर डिसाइड करता है। तो जाहिर सी बात है कि घबराहट होगी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कभी घबराहट हो या डिप्रेशन हो तो अपने तुरंत वहीं पर मम्मी पापा से बोल के बात कीजिए, खोल के बात कर लीजिए, ताकि अपने मन हल्का हो सके। तो बहुत ही खूबसूरत आंसर जो कि मेरी जी दिया। तो अगले से हम आगे बढ़ते हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि जेईई मेंस का सिलेबस है और जो कि बच्चे पढ़ते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स को कैसे हम अप्रोच करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जेईई मेंस में इधर आकर फिजिक्स तो आसान है, ईजी आ रहा है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपने स्ट्रेटजी करना चाहिए कि हमें वो फिजिक्स से ज़्यादा से ज़्यादा संभालो। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, जब पहले के साल थे 2010 से 15, 16, 19 तक, क्वेश्चन थोड़ा लेवल ज़्यादा था, उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी की ईयर के सवाल देखें तो वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है ज़्यादा, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत कम आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कीजिए। बच्चों की दिक्कत ये होती है कि वो सारा पढ़ लेते हैं, साल भर सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर में रिवाइज नहीं करते, शॉर्ट नोट नहीं बनाते, रिवाइज नहीं करते, ताकि वो एग्जाम में जाकर अपना फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो ये मैं बोलूँगा कि एग्जाम से पहले दिन अच्छे से अपने सारे फॉर्मूला की रिवाइज कीजिए। फिर मेरे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि फिजिक्स का पहला सेक्शन फिजिक्स था और पहला क्वेश्चन था एक सेमीकंडक्टर के डाइट का था, और डाइट का होता है कि एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। तो मैंने रिवाइज करके गया था, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या हुआ कि मैं भूल ही गया कि उसका कौन सा साइड पॉजिटिव है और कौन सा साइड नेगेटिव है। वो पहला ही क्वेश्चन था और मैं ये भूल गया कि कौन सा साइड पॉजिटिव कौन सा साइड नेगेटिव। तो ये दिक्कत होती है, और अगर दिक्कत पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाए ना, तो वो पूरे क्वेश्चन पेपर को इफेक्ट करता है। तो ये मैं बोलूँगा कि अच्छे से अपने सारे फॉर्मूला की रिवाइज करिए, ताकि कुछ ना भूले, बाद में ये गिल्टी करे कि यार अगर मैं अच्छे से पूरा फॉर्मूला की रिवाइज कर देता तो ये क्वेश्चन शायद मेरे से हो जाता। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री से आने से पहले सबसे पहले जानना चाहिए PYQ। हम जानते हैं कि जेईई मेंस के विगत सालों में हम जानते हैं जेईई मेंस के बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं और बहुत सारे PYQ हैं। तो बच्चे को PYQ कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कि बच्चे को PYQ को किस तौर पे लेना चाहिए, उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए बच्चे को? PYQ तो सोना है और प्रीवियस क्वेश्चन तो जैसे देख सकते हैं कि शायद कॉन्सेप्ट वाइज सारा सेम आ रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम एक बार तो लगाना चाहिए
और लगाने के दौरान जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है तो उसको एग्जाम से पहले कम से कम एक बार या 2 बार अच्छे से देख के चला जाइए, ताकि जो कॉन्सेप्ट को मतलब तुमसे नहीं हो रहा था तो वो याद आ जाए। तो हम जब आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स में हम जैसा कि जानते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर जेईई मेंस पिछले 2 या 3 साल से जब से हम दे रहे हैं तो वो टफ पेपर है उसका। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच करना चाहिए बच्चे को, इसमें क्या बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहिए, बहुत सारे सवाल करना चाहिए, क्या आपको क्या कहना है? मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना चाहिए। बच्चे ये करते हैं कि 3 बार मैथ्स में थ्योरी पढ़ते रहते, प्रॉब्लम नहीं करते, ताकि मतलब मॉक टेस्ट में उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। तो ये मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा कीजिए और वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स कीजिए। ये नहीं कि एक टाइप के प्रॉब्लम 10 किए 20 कर चला, हाँ खुश हो जा रहे हैं कि हाँ भाई हो जा रहा है। ऐसा नहीं, टाइप जितने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करें अच्छा होगा। और जेईई मेंस का मैथमेटिक्स वो तो भाई अभी जेईई एडवांस लेवल तक छूने तक मतलब ऐसा आ रहा है, तो मैथ्स को तो अच्छे से कीजिए। और एग्जाम में पहले स्टार्टिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री से कीजिए। मैथ्स को मैं बोलूँगा कि नहीं क्यों मतलब करोगे तो बेहतर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो हम जानते हैं केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले आपसे इनऑर्गेनिक के बारे में जानना चाहेंगे कि इनऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करें बच्चे, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं, सब जानते हैं कि एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल आते हैं इनऑर्गेनिक। तो इस पर अभी क्या रहा है, जो आपने दिया था उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके? इनऑर्गेनिक में तो सबको पता है एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़े, मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए और उसको एग्जाम से पहले जो पॉइंट हाईलाइट किया उसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और अभी जेईई मेंस में देखोगे तो इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट एनसीईआरटी के एकदम लाइन से लाइन सवाल आ रहे हैं, उसी लाइन में डिप को बस एक वर्ड हटा देगा और डैश लगा लेगा क्या है क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते थे? फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने अपने टीचर्स के नोट पर लग गया था, उसके बाद PIQ सॉल्व करना है और अपने जो भी बुक लिया है मटेरियल है तो उसमें से सवाल कीजिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने सर के नोट्स फॉलो किए थे और एनसीईआरटी को एक बार रीड कर देना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, और PIQ तो बनाना ही है। जो अपने कोचिंग के मटेरियल हो गए या फिर कुछ किताब खरीदे होंगे तो वो उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एक और सवाल आता है बच्चों का कि कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है लास्ट में, और जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर निकल आते हैं। तो उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपने कैसे डील किया था, उससे बच्चे कैसे डील किए? वो टफ बच्चे को क्वेश्चन आता भी है फिर भी है ना वो आंसर नहीं कर पाते। कैलकुलेशन के लिए तो वो अपने कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं तो कोचिंग के टाइम पे अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करता था। बस हाँ, बच्चे ये करते हैं कि जब घर में करते हैं ना प्रॉब्लम्स तो वो कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर देते हैं। बस हाँ ये हो गया बस खत्म, हाँ कैलकुलेशन तो कर देंगे, ये मिस्टेक होती है। तो वो एग्जाम में जाके इस कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और एग्जाम के बाद बोलते हैं अरे यार इसीलिए मिस्टेक हो गया मेरे से। तो इस पर ध्यान रखिए कि घर पे ही कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए, रोज कीजिए, ताकि एग्जाम में जाके कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइए। और स्पीड कैसे बढ़ाने, जितने ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन स्किप मत कीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे बच्चों को? एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, तो आपने क्या प्रिस्क्राइब किया, आपने क्या ले लिया था या फिर आपने किस नोट्स का इस्तेमाल किया था जिससे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं? केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऑर्गेनिक बोला जाए तो ऑर्गेनिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से पढ़ा जाए, मतलब उनके मैकेनिज्म को समझा जाए तो हर एक सवाल हो सकते हैं ऑर्गेनिक में। और जेईई मेंस में तो ऑर्गेनिक ठीक है, लेवल उसका ठीक है। तो मैं तो अपने कोचिंग के टीचर से फॉलो किया था, उनका नोट से फॉलो किया था। और किताब के सवाल MS चौहान के बना सकते हो, लेकिन अब टाइम नहीं बचा तो जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट में हम जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और जो जेईई टाइम्स में जो 15 या 20 दिन बचे, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी जेईई मेंस के 15-20 दिन पहले, और आप कैसे मॉक टेस्ट देते थे? कितने मॉक टेस्ट दिए थे आपने जेईई मेंस के जनरल के पहले? तो जेईई मेंस के 1 महीने पहले तो मैं तो दिन में कम 2 बार तो मॉक टेस्ट देता था, और कभी 1 बार या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार देता था, लेकिन हर रोज देता था। हर रोज फिर हर एक दिन 2-2 बार दे देता था, मतलब जब भी टाइम मिले तो दे देता था। और
ऐसा होता था कि पहले बार मॉक टेस्ट में मुझे बहुत कम नंबर आते थे, जैसे कि 50-60 नंबर आ जाते थे पहले बार। फिर उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, फिर कॉन्सेप्ट को सुधारा, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे कन्वर्ट किया, फिर तब जाके धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। तो ऐसा होगा कि पहले 40 आएगा, फिर धीरे 42 आएगा, फिर 45 आएगा, 50 आएगा, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद अचानक ज्यादा थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो जैसे बोला अचानक सक्सेस का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, तो ऐसा ही पहले 40 से 50 आने में बहुत दिन टाइम लगेगा, मतलब तो फिर 50 से 60-70 थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, फिर 60 से 70 से ऊपर जल्दी बढ़ जाएगा। तो ये मैं बोलना था कि कभी हिम्मत मत हारना, पहले मॉक टेस्ट कम नंबर आएंगे, लेकिन उसके बाद सही हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। बच्चे जनवरी 10 को फोकस करें या अप्रैल 10 को, क्योंकि बच्चे के मन में ये अभी थॉट है कि चलो जनवरी 10 में अच्छा प्रिपरेशन नहीं तो हम अप्रैल 10 में अच्छा करें। तो इस पर अभी क्या है, क्या अप्रैल 10 में बच्चे अच्छा कर सकते हैं जबकि तैयारी जनवरी 10 में भी अच्छी नहीं? हमारे टाइम में भी ऐसे चलता था। हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि जनवरी 10 से शायद 1 महीने पहले हमारा डेट डिक्लेयर हुआ था ना, तब आया था तो दिसंबर। हाँ, तब पूरा इंडिया हिल गया था कि यार अभी 1 महीना है, मतलब सब घबराए हुए थे कैसे टेस्ट है, फिर भी हुआ अच्छे से। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जनवरी अटेम्प्ट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, अच्छे से दो उसको एग्जाम को, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट अगर खराब हुआ तो देना, क्योंकि अगर अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करेगा तो ये एडवांस खराब हो जाएगा। तो अगर जनवरी अटेम्प्ट अच्छा चला गया तो जनवरी अटेम्प्ट के बाद ये एडवांस को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो मैं बोलूंगा जनवरी अटेम्प्ट पे ही फोकस। और जनवरी टाइम अगर बच्चे जनवरी टाइम में अगर फोकस करते हैं तो उनका परसेंटाइल ज्यादा बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि अप्रैल टाइम में बच्चे प्रिपेयर हाँ ये बात है। भाई तुम सोच रहे हो कि अप्रैल टाइम में ज्यादा टाइम मिलेगा, भाई अकेले तुमको नहीं सबको टाइम मिलेगा। तो अप्रैल टाइम में तुम अच्छे करोगे, तुमसे ज्यादा अच्छे जो बच्चे जनवरी टाइम में अच्छे किए हैं ना, तो तुमसे ज्यादा अच्छे वो अप्रैल टाइम में करेंगे। तो थैंक यू मीर हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू मैम। तो सभी जेएस फ्रेंड्स को मेरी तरफ से और मी की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द सो आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए और 4 के आई पेपर को, और हमारे इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल हिमांशु आईटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।